दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे किसी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एनालिटिक है कि नहीं है हम उसे बता सके, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और हमने ये भी देखा था कि जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है एक एनालिटिक फंक्शन का वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उससे रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और हमने एक क्वेश्चन किया था कि जिसमें हमें रियल या इमेजिनरी पार्ट दिया रहता है, एक चीज दी रहती है और दूसरी चीज पूछी जाती है। और अगर अब एक न्यू टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में रियल या इमेजिनरी पार्ट में से दोनों कोई एक दिया हो और सीधे फंक्शन पूछ लिया जाए, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा कि u इज गिवन और आपको fz डायरेक्टली निकालना है, और v इज गिवन और आपको fz डायरेक्टली निकालना है। एक तरीका तो यह है कि आप u दे रखा है और उससे आप v निकाल लीजिए। कॉची रेमन कंडीशन के हिसाब से आप u दे रखा है तो v निकाल लीजिए, और फिर आप कह दीजिए कि फंक्शन जो है fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v होता है। तो आपके पास u है, आपने v निकाला, और फिर फंक्शन के लिए आपने u प्लस आयोटा v कर दिया, और फिर जो आंसर आया वो आपका fz हो गया। वैसे ही v से आप u निकाल लीजिए और आप ये फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और अगर u दे रखा है किसी एनालिटिक फंक्शन का और हमें वो फंक्शन पूछा जाता है कि वो फंक्शन है क्या, तो आप u से डायरेक्टली वो फंक्शन कैसे निकालेंगे या v से डायरेक्टली वो फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, मिलने थॉमसन मेथड। उस मिलने थॉमसन मेथड से आप डायरेक्टली u से fz निकाल सकते हैं या v से आप fz निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि उस मेथड के हिसाब से क्या होता है कि केस 1 ले लेते हैं हम। केस 1, u इज गिवन और fz जो है हमें निकालना है। तो मिलने थॉमसन मेथड में इसमें 3 पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा कंसीडर करने पड़ेंगे, और ये 3 अगर आप पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आप डायरेक्टली u से fz निकाल सकते हो। इसमें क्या है कि u दे रखा है तो आपको ये दो क्वांटिटी डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y आपको निकालना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, phi 1 x y से डिनोट कर दीजिए, और इसको phi 2 x y से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, आप phi 1 z 0 कैलकुलेट कर लीजिए और phi 2 z 0 कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास ये आ गया है phi 1 x y और phi 2 x y आ चुका है। अब क्या करिए, x की जगह पे z पुट कर दीजिए और y की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली fz के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z 0 माइनस आयोटा phi 2 z 0 dz। आप ये इस्तेमाल करोगे और डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपके पास में fz निकल के आ जाएगा। उस केस में जब आपके पास u दिया रहेगा तब। अगर इसी चीज को हम इस तरीके से देखें कि v अगर दिया रहेगा और मुझे डायरेक्टली fz पूछेगा, तब आपको क्या करना है। देखिए तब आपको क्या करना है, हम यहीं पे देख लेते हैं। उस समय हमें v दिया रहेगा, यहां पे अगर v दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेल v बाई डेल x निकालेंगे, और यहां पे क्या निकालेंगे, डेल v बाई डेल y निकालेंगे। ये दोनों ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही पार्ट करेंगे। fz के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे phi 2 हो जाएगा, यहां प्लस सिंबल हो जाएगा और यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप fz निकाल सकते हो जब v दिया रहेगा। करेक्ट। अब हमारे पास क्या है कि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें u या v दिया रहेगा और हमें सीधे fz को निकालना है। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। और यहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें v दिया हुआ है और हमसे डायरेक्टली fz पूछा गया है। क्वेश्चन v जो है वो ये दे रखा है e की पावर x cos y माइनस y sin y, ये दे रखा है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि आप fz बताओ क्या होगा। तो पहली बात यह है, हम v से u निकाल सकते हैं और फिर fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें मिलने थॉमसन मेथड का इस्तेमाल करना है और सीधे मुझे fz तक पहुंचना है।
तो मिलने थॉमसन मेथड के पहले वाले पॉइंट पे हमें क्या करना था, डेल v बाई डेल x निकालना था और डेल v बाई मुझे डेल y निकालना था, करेक्ट। तो डेल v बाई डेल x करते हैं। तो देखो इस वाले फंक्शन को मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकता हूं, x e की पावर x cos y माइनस e की पावर x y sin y। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं हम इसको x के रेस्पेक्ट में मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, और तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे cos y को हम कॉमन ले लेते हैं और पहले क्या करेंगे x का करेंगे और फिर ex को ऐसे ही रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे ex को ऐसे ही रख के x का करेंगे तो वो आ जाएगा मेरा सीधे ex ही बचेगा। ठीक है। कुल मिलाकर के आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, और फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पे y sin y को तो ऐसे ही रख लेना है हमें, और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही मुझे क्या करना है, डेल v बाई डेल y का करना है। ठीक है। तो डेल v बाई डेल y का करना है तो cos y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन y। तो x e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा और cos y का मैं क्या कर सकता हूं, साइन y, करेक्ट। ऐसे ही मुझे वहां y के रेस्पेक्ट में उसको करना है, तो e की पावर x तो मेरा ऐसे ही रहेगा, y साइन y का पहले हम क्या करते y को ऐसे ही रखा और साइन y का cos y, और प्लस हमने क्या किया साइन y को ऐसे ही रखा और y का किया तो 1 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या था कि phi 1 z कॉमा 0, तो ये जो मेरी चीज थी ये एक्चुअली phi 1 x कॉमा y आ चुकी है। मैंने क्या बोला था कि मुझे अब क्या निकालना है, phi 1 z कॉमा 0 निकालना है। तो ये यहां पे ये जो है मेरा ये phi 1 x कॉमा y है। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह z पुट करूंगा और y की जगह मैं 0 पुट करूंगा। तो phi 1 z कॉमा 0 देखो क्या आता है, यहां इस वाले में क्या करूंगा मैं, x की जगह पे z पुट करूंगा और y की जगह पे 0 पुट करूंगा। जब मैं y की जगह पे 0 पुट करता हूं यहां पे तो cos 0 1, और x की जगह पे z पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा ये z e की पावर z और e की पावर प्लस e की पावर z, और y की जगह हमें क्या पुट करना था 0, तो ये हो गया पूरा 0। ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये जो था हमारा phi 2 x कॉमा y था। अब इस वाले में भी मुझे क्या करना है, phi 2 z कॉमा 0 निकालना है। तो इस वाले में भी मैं क्या करूंगा, x की जगह z पुट करूंगा और y की जगह 0 पुट करूंगा। तो देखो y की जगह जब 0 पुट करूंगा साइन 0 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। ऐसे ही यहां पे क्या करूंगा मैं, e की पावर 0 कितना हो गया मेरा 1, ये 0 हो गया और साइन 0 0 हो गया, तो ये टोटल 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो phi 2 z कॉमा 0 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। दोस्तों एक बार दोबारा देखो कि हमने क्या किया है कि v दे रखा था और डायरेक्टली fz पूछा गया था। तो डेल v बाई डेल x निकाला जो कि ये आया, वो phi 1 x कॉमा y होता है, और दूसरा जो है डेल v बाई डेल y निकाला जो कि ये आया, वो phi 2 x कॉमा y होता है। फिर हमने क्या किया, x की जगह पे हमें z पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट किया, तो मेरा phi 1 z कॉमा 0 निकल के ये आ गया। इधर भी मैंने क्या किया, x की जगह पे मैंने z पुट करा और y की जगह पे 0 पुट किया, तो मेरा ये 0 निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास phi 1 z कॉमा 0 phi 2 z कॉमा 0 की वैल्यू आ चुकी है। तो मिलने थॉमसन मेथड के में fz निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है कि fz जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 z कॉमा 0 प्लस आयोटा phi 1 z कॉमा 0 dz, करेक्ट। अब हमारे पास देखो phi 2 z कॉमा 0 की वैल्यू जो है वो 0 ही आ रही है, प्लस आयोटा phi 1 z कॉमा 0 क्या है मेरा, ये निकल के आया है z e की पावर z प्लस e की पावर z dz। तो कुल मिलाकर के fz निकालने के लिए मुझे इतने पोर्शन का बस इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मेरे पास ये निकल के आया fz इक्वल टू आयोटा भी मैं बाहर ही ले लेता हूं
जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड डी जेड। इसको मैं एक तरीके से अब आपको ये देखना है, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर लेता हूं, प्लस इस डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर लेता हूं, और आयोटा को मैं ऐसे रख लेता हूं। अब ये देखो यहां पे क्या है, जेड ई जेड। अब ये इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, आपको क्या करना है, 12th वाले इंटीग्रेशन में जाना है आपको, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फंडा लगा करके आपको इसे इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हो, सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, वो आप आइलेट से देख सकते हो। तो यहां पे क्या है कि इसको मुझे अलजेब्रिक है, इसे फर्स्ट फंक्शन मानना, इसे एक्सपोनेंशियल, इसे मुझे सेकंड फंक्शन मानना है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है आपको, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करना है, तो ई की पावर जेड भी है, माइनस फिर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, जेड का 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर जेड का ई की पावर जेड, फिर इनका टोटल का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड ही आ जाएगा, प्लस यहां पे मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर जेड ही रहेगा इस वाले का। तो हमारे पास ये क्या कट गया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, आई जेड ई की पावर जेड। तो मेरे पास फंक्शन जो निकल के आ गया वो कंप्लीटली आई जेड ई की पावर जेड निकल के आ गया, और इस पे आप एक कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास देखो इनिशियली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वी दिया गया था, इमेजिनरी पार्ट दिया गया था, और हमसे सीधे पूछा गया था कि वो एफ जेड क्या होगा। हमने मिलने थॉमसन मेथड का इस्तेमाल किया और एफ जेड निकाल लिया। ये देखो दोस्तों, इसमें मतलब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ गया। तो आपको 12th की वो मैथमेटिक्स जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जो है फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हो, क्योंकि वो इंटीग्रेशन कहीं भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिक मैथ्स जो है वो 12th की आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, तो ये था कि एनालिटिक फंक्शंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती थी और जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब क्या है कि पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए पावर सीरीज एक्सपेंशन, पावर सीरीज एक्सपेंशन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, if a complex function is analytic at z equal to z naught, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट पे, तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। करेक्ट, ये तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो हम जेड इक्वल टू जेड नॉट पे उस फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, और वो एक्सपेंशन जो होगा वो इस टाइप का कुछ होगा। तो एफ जेड इक्वल टू हम ये कर सकते हैं ए नॉट प्लस a1 z माइनस जेड नॉट प्लस a2 z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस a3 z माइनस जेड नॉट का क्यूब प्लस डैश 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 डैश। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट के अलोंग उसका हम पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये देखना पड़ेगा इसमें कि देखो कि यहां पे जब हम पावर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो z माइनस जेड नॉट का कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर 1 है, यहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर 2 है, यहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर 3 है। जब भी किसी भी पावर सीरीज एक्सपेंशन में कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आती है, तब आप कह सकते हो कि वो जो फंक्शन होगा मेरा वो एनालिटिक होगा, कन्वर्जेंट होगा, हाँ, और डिफाइंड होगा। तो अगर नेगेटिव पावर आ जाती, तब आप अगर z इक्वल टू जेड नॉट
पे जब आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन करते हो और अगर उसमें कहीं भी गलती से नेगेटिव पावर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू जेड नॉट पे मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। और अगर एक तरीका और भी है कि अगर ये पावर सीरीज का अगर हम निकाल के देखें कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही तब भी एनालिटिक है, अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो भी ये एनालिटिक नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप कोई भी अगर एक्सपेंशन दिया रहेगा और उससे ये पूछा जाएगा कि एनालिटिक है कि नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सबसे पहले आपको देखना है नेगेटिव पावर नहीं है और अगर वो किसी पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है और डाइवर्ज नहीं कर रही है तो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे ये मेरा जो होगा वो एनालिटिक होगा। अब देखो कि इसमें एक चीज ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ये सर्किल है और एक पॉइंट ये z इक्वल टू जेड नॉट को सेंटर मारते हुए मैंने एक ये सर्किल ड्रॉ किया है और इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? पहली बात तो है कि कहेंगे z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r। ये तो हो गया सर्किल के इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए। अगर कोई पॉइंट इसके पेरिफेरी पे है तब आप ये कहोगे z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r। तो अगर हम कोई ऐसा रीजन बना सके जिसमें सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो हैं उस पे अगर मेरा कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, इसका मतलब वो फंक्शन इस सर्किल के अंदर जितने पॉइंट है उस पे वो कन्वर्ज कर रहा है, तब आप इसको बोलते हो कि ये क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल को हमने ऐसे डिनोट किया। अगर इसके पेरिफेरी पे पॉइंट है तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट है, अगर हर उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है एनालिटिक है, दैट मीन्स कि उस फंक्शन का पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तब आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है और ये जो मेरा है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन r पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट के लिए मेरा फंक्शन क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा और वो नॉन एनालिटिक होगा। डाइवर्ज करेगा, जब डाइवर्ज कर रहा है तो नॉट एनालिटिक होगा। अब एक चीज यहां पे ये है कि हमें कैसे पता करना है, अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है और हमें ये पता करना है कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा और हमारा जो फंक्शन है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो देखो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को आप मोटे मोटे तरीके से ये समझ लो कि वो रीजन जिसमें मेरा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब हमें वहां पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलना चाहिए जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1। इससे आप जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालना है उसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है ये fz इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 3, ठीक है। और इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर इज एट 4, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्लियरली यहाँ पे ये मेंशन है कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन ये है और जिसका जो एक सर्किल जिसका सेंटर 4 है उसके हिसाब से आपको बताना है कि हमारा जो कन्वर्ज कहां पे हो रहा है फंक्शन और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको देखो, आप इस तरीके से समझ सकते हो। सेंटर सर्किल का उन्होंने बोला है कि 4 होगा और हमें बताना है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो एक बार दोबारा बता दूं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो जगह होगी जहां पे हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जहां पे हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे हर उस पॉइंट पे
मेरा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। अभी यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हो आप कि 1 z इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी बन जा रहा है। z इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है नहीं, क्योंकि यहां पे भी फंक्शन क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी बन जा रहा है। तो 1 और 3 जो है इसको आप बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 पे मेरा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी बन जा रहा है, इसीलिए 1 और जो 3 है वो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो हमें एक ऐसा रीजन चूज करना पड़ेगा जिसमें 1 और 3 ना आए, क्योंकि 1 और 3 पे हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 और 3 पे हमारा जो ये फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये ऐसे आप कुछ ड्रॉ कर लो। ये इमेजिनरी एक्सेस है, y वाली इमेजिनरी होती है, और ये रियल एक्सेस है। अब आपको ये रियल एक्सेस है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, ठीक है। अब z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3, ठीक है। और सेंटर कहां पे है इसका, 4 पे। तो अब आप अगर 4 को सेंटर मानते हुए जो सबसे बड़ा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 1 और 3 ना आए, तो इसका मतलब है कि वही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। क्योंकि 1 और 3 आ जाएगा उस रीजन में, तब तो वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा भी पॉइंट आ चुका है 1 और 3 जिसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 4 से को सेंटर मानते हुए मैं क्या ये सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं, ये ठीक है। ये सबसे बड़ा सर्किल यही ड्रॉ हो सकता है 4 को सेंटर मानते हुए, क्योंकि अगर इससे बड़ा सर्किल ड्रॉ करूंगा तो 3 आ जाएगा, और उस सर्किल के अंदर 3 आ गया, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तो वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकता है। अब यहां पे देखो कि इसका रेडियस कितना है, 1, सेंटर क्या है 4, तो यहां से आप देखो z माइनस 4 सेंटर है और रेडियस कितना है 1, तो ये हो जाएगा मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आपको मैक्सिमम एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है जिसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना आए जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो अगर मैं आप दोबारा समझा रहा हूं कि अगर मैं एक और इससे बड़ा सर्किल ड्रॉ कर देता, सपोज इस टाइप का एक सर्किल ड्रॉ कर देता, तो ये तो बड़ा वाला सर्किल मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर 3 आ चुका है। तो हमें क्या करना है कि हमें वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढना है जहां पे हमें कोई एक ऐसा भी पॉइंट ना मिले जिसपे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसीलिए मैं मैक्सिमम यही वाला सर्किल ड्रॉ कर सकता था जिसका रेडियस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 4 के अलोंग मैंने ड्रॉ किया था, तो z माइनस 4 इज लेस देन 1, ये मेरा जो होगा वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड भी एक ना एक कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में आया हुआ था, उसको अगर हम देखते हैं, अगर कर पाते हैं तो देखना पड़ेगा कि हाँ, ये मिल गया क्वेश्चन। तो इसका पूछा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपको वही है। तो क्वेश्चन ये है, ये रिसेंटली पूछा गया था नेट 2016 में, ठीक है। फंक्शन जो दे रखा था एफ जेड जो दे रखा है 1 कॉस हाइपरबोलिक जेड दे रखा है, और सेंटर जो दे रखा है वो x इक्वल टू 0 दे रखा है, करेक्ट। अब देखो अपने पास क्या है, फंक्शन जो है 1 कॉस हाइपरबोलिक जेड है, और ये जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस फंक्शन को हम देखो 1 कॉस हाइपरबोलिक जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये फंक्शन इस टाइप का हो जाएगा e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड और एफ जेड, ठीक है। अब वो कौन से पॉइंट होंगे जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
वो कैसे निकालेंगे उसे हम नीचे वाला पोर्शन को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर ये फंक्शन इस टाइप का था ना, fz इक्वल टू 1/z-3, तो ये किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है? 3 पे। कैसे पता चला था? हमें z-3 इक्वल टू 0 पुट किया था, तो z इक्वल टू 3 आया, तो हमने कह दिया 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फंक्शन मेरा जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। अब हमें क्या करना है कि वैसे ही पता लगाने के लिए हमें इस वाले पोर्शन को 0 के इक्विवेलेंट पुट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z इक्वल टू 0। यहां से हमें वो पॉइंट पता चल जाएगा जिस पॉइंट पे हम मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो वो पॉइंट्स को छोड़ करके मैं जो सबसे बड़ा वाला सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं वही मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ठीक है, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z इक्वल टू 0। हम यहां पे ये इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं कि e की पावर z प्लस 1/e की पावर z इक्वल टू 0, करेक्ट। अब e की पावर 2z इज इक्वल टू -1, ये चीज क्लियर हो गई। e की पावर 2z इज इक्वल टू -1। अब आपको ये देखना है, फिर से आपको देखो फिजिक्स के लिए आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो चीजें मैथ्स जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूं उसे आपको क्या करना है कि जाके देखना है कि वो मैथ्स कहां से आई। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और नेक्स्ट डे मैं आपको वो बता दिया करूंगा। तो यहां पे अब क्या निकल के आए? e की पावर 2z इज इक्वल टू -1। तो अब आपको क्या करना है कि मेरे पास ये निकल के आया है e की पावर 2z इज इक्वल टू -1। तो आप ये देखो e की पावर 2z इक्वल टू -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई। एक हिंट दे रहा हूं, ये कैसे आया होगा? देखो, हम e की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लिख सकते हैं। अब अगर थीटा की वैल्यू अगर सपोज मैं पाई रखता हूं तो कितना हो जाएगा? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? वो कॉस पाई -1। तो ऐसे ही जो है हमारे पास जो -1 की वैल्यू जो है, ऐसे हम 2n प्लस 1 पाई वैल्यू के लिए भी वो -1 ही देगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है, ये भी कह सकते हो आप, e की पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई पे भी ये -1 ही देगा। यहाँ पे क्या है कि n की जो वैल्यू है वो आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 से लेके +-1 +-2, ये सारी वैल्यूज n की हो सकती है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये था इसके पीछे लॉजिक कि ये चीज -1 की जगह पे मैंने ये कैसे रख दिया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं कि 2z इज इक्वल टू आयोटा 2n प्लस 1 पाई। अब z इज इक्वल टू कितना हो गया? आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, करेक्ट। अब n की वैल्यू जो है वो 0 +-1 +-2 ये सारी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि z के इन वैल्यूज के लिए मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि z के इन वैल्यूज के लिए मेरा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मैं वो देख लेता हूं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब z के डिफरेंट वैल्यूज होंगे, और उन सारे डिफरेंट वैल्यूज पे मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। और हमें फिर याद रखना है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए उन पॉइंट्स को छोड़ करके जो भी बड़ा रीजन बन के आएगा वही मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो z इक्वल टू कितना हो गया? आयोटा पाई बाई 2। अब मैं 1 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा? आयोटा 3 पाई बाई 2। और अगर मैं -1 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा पाई बाई 2। ऐसे ही माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2, और भी बहुत सारे वैल्यूज निकल के आ जाएंगे z के। इसका मतलब z के इन वैल्यूज के लिए मेरा जो है फंक्शन वो डिफाइंड नहीं है और एनालिटिक नहीं है। तो मेरे पास z की इतनी वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, फिर से मैं एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जिसमें ये पॉइंट्स ना आए।
तो देखो पहला क्या है, इमेजिनरी है आयोटा पाई बाई 2, तो इसका मतलब आयोटा पाई बाई 2 यहां पे होगा, फिर ये माइनस पाई बाई 2 कहीं पे यहां पे होगा, फिर यहां पे कहीं पे 3 पाई बाई 2 होगा, और यहां पे कहीं नीचे पे 3 पाई बाई 2 माइनस वाला होगा। करेक्ट हो गया। तो देखो हम मैक्सिमम बड़ा सर्किल कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं, यही ड्रॉ कर सकते हैं ना। और जीरो को मुझे x इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में बोल रखा था कि वो सेंटर है, तो ये 0 सेंटर है, तो मैं मैक्सिमम बड़ा सर्किल तो यही ड्रॉ कर सकता हूं ना ये। तो अगर मैं इससे बड़ा सर्किल ड्रॉ करूंगा, अगर सपोज कि मैं ये सर्किल ड्रॉ करने लग जाता हूं, तो इसके अंदर तो पाई बाई 2 आ गया, और पाई बाई 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, वो डिफाइंड नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा सर्किल है जिसमें मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, कितना रेडियस है इस सर्किल का, पाई बाई 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो पाई बाई 2 निकल के आ गया। अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता, तो z माइनस 0 जो था वो लेस देन पाई बाई 2, और यही सही आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन कंसेप्ट सेम थे, और आपको वही पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखने हैं जो मैंने बताया है, और क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो आपको एक बार दोबारा क्लियरली बता दूं कि मुझे अगर जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए, तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक ऐसा बड़ा सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें मेरे वो पॉइंट्स बिल्कुल भी ना आए जिसपे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और बाकी फिर उस सर्किल को मैं बोल सकता हूं कि उसका रेडियस जो भी आएगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा।